पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ कर ले ली और इसके साथ जो मंत्रिमंडल था उसका भी कहीं ना कहीं गठन हो गया है। सभी मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लिया है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि बिहार में जो मंत्री शपथ लिए हैं इससे नीतीश कुमार कितने ज्यादा संतुष्ट हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको खबर में ही बताया था कि कैसे मोदी के शपथ लेने के ठीक एक रात पहले नीतीश कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 नामों को रखा गया था, प्रस्तावित किया गया था। संजय झा भी इस नाम में थे, लेकिन अंततः मोदी ने वो फैसला लिया जो वो पार्लियामेंट में अपने सभी सांसदों के साथ संबोधन के दौरान कह रहे थे कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि इनको इस सांसद को ये विभाग मिल गया, उन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने अंततः फैसला अपना ही किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार कितने ज्यादा संतुष्ट है जो बिहार में मंत्रिमंडल का गठन बिहार से हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे नहले पे बैला में। बाबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। बाबा, नीतीश कुमार संतुष्ट है कि नहीं नरेंद्र मोदी के बिहार से मंत्रिमंडल गठन को लेकर? रत्नेश, कल जो हमने तस्वीरें देखी उसमें सबसे पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि 2025 की तैयारी नीतीश कुमार भले ही कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी इस मंत्रिमंडल के गठन में। हालांकि अपने तरफ से तो एक्टिव दिखी, क्योंकि 8 मंत्रियों में से 4 खाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टेक तो मजबूत रखा है, लेकिन नीतीश कुमार के स्टेक का क्या होगा। हालांकि राज पासवान की बात करें तो उनको भी जो प्रतिनिधित्व मिला है और सीधे उनकी एंट्री कैबिनेट मंत्री के रूप में हुई है, ये भी एक बड़ी बात है। सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ ही देर पहले एक खबर किया है जिसमें राजपूत और कायर्स के नहीं होने को लेकर के भी हम लोगों ने एक बड़ा इसमें विशेष ब्यौरा दिया था, जिसको लेकर के काफी लोगों का फोन हमारे पास आ गया है। लेकिन इन सबके बाद 18वीं लोकसभा को लेकर के जो एनडीए में पूर्ण बहुमत मिली है, उसके आधार पर संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष जा करके और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद से कवायद शुरू हो गई कि कौन मंत्री बनेंगे, क्या होगा, बिहार को लेकर के विशेष फोकस होगा। हम भी लगातार ये बातें कर रहे थे और जिन लोगों से हमारी इंटरनल बातचीत हो रही थी, हालांकि इन बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये एक अलग बात है। एक संभावना हम भी चर्चा कर रहे थे और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि मंत्रिमंडल गठन में उनका विशेषाधिकार है और वो जिसको चाहेंगे वही करेगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से अपने भाषण में कहा था कि यदि कोई कहता है कि आपको मंत्री बना देंगे तो भरोसा मत कीजिए, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मोदी पार्ट 2 के बाद मोदी पार्ट 3, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अगर बात करें हम तो मोदी पार्ट 2 में कैबिनेट का जो आकार था वो 26 था, जिसे बढ़ा कर इस बार 31 कर दिया गया है। चलिए, यहाँ तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने आपको 30 सीट दिया, पहले तो ये कि देश भर में आपकी क्या स्थिति हुई, बिहार के अगल बगल के राज्यों में आपका मिट्टी पलीद हो गया। आप उत्तर प्रदेश अपना गढ़ कहते थे, जहां एक छत्र राज आपका था, जहां आप अकेले सरकार चला रहे थे, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी थी, उसके बाद भी आप बैकफुट पे आ गए। उस राज्य में और बिहार में कोई तुलना ही नहीं था। यहाँ आप डबल इंजन की सरकार चलाने की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार यहाँ मंत्रिमंडल के मुख्य हैं। ऐसी स्थिति में आप सहयोगी दल हैं, लेकिन यहाँ आपको विशेष फोकस करना चाहिए था। आप पूरी तरह से 7 चरणों के चुनाव में फेल नजर आए। अंतिम चरण में आपको पूरी तरह से छोड़ दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन आप वहीं जाकर के फिसड्डी साबित हो गए। ये सारी चीजें लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सहयोगी दलों में 5 सदस्यों सहित 11 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। नए कैबिनेट मंत्रियों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे अनुभवी नेता को रखा गया है, वापसी हुई है उसकी एक बार फिर से कैबिनेट में। तो वहीं और भी कई लोगों, कई राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री से हटा करके इस बार कैबिनेट पर रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को रखा गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को भी रखा गया है। इसके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी रखा गया है। इसके साथ साथ राज्य के मंत्री के रूप में पिछली सरकार में झारखंड को प्रतिनिधित्व मिला था, इस बार भी अन्नपूर्णा देव प्रोन्नति कर कैबिनेट में लाया गया है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इस साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें नजर आ रही है।
बहुत सारी चीजों में ये है कि एक तरफ जहाँ टीडीपी, जिसको चलिए मान लेते हैं कि टीडीपी वहाँ सरकार बन गई है आंध्र प्रदेश में, सरकार बनने के बाद आप उसके सहयोगी हो सकते हैं, चलिए उसको आप बहुत कुछ नहीं दीजिएगा, लेकिन बिहार में तो बहुत कुछ चाहिए था ना। बिहार में इस तरह का कैबिनेट का गठन किया गया है, उसमें लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बिहार में आपको सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप हम मान लेते हैं कि आप राजपूतों से नाराज हैं, लेकिन राजपूतों से नाराज होने का मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी के राजपूतों को आप सजा दे दें। नाराज कर रही है जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक ऐसी जाति है, कायस्थ जाति, जो पूरे बिहार में कोई भी ऐसा लोकसभा का सीट नहीं है जहां उनकी संख्या अच्छी खासी नहीं हो। वो इतने जरूर वोट है जिस वोट को लेकर के आप 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, 50,000 से हार जीत का फैसला हुआ है, उसमें निश्चित रूप से 5,000 से 10,000 वोट उनका अगर है तो ये आपके लिए खुशी की बात है। और एकमात्र आपके यहाँ जीत करके गए हैं बिहार से कायस्थ समाज से। आपको 2025 का चुनाव भी लड़ना है, दो कायस्थ पटना मेन से हैं, राजधानी से दो कायस्थ जीत करके आते हैं। ऐसी स्थिति आपको बात सोचना जरूर चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सोचा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है रत्नेश, उसमें हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि तेलुगु देशम में 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के 41 वर्षीय चिराग पासवान को मौका दिया गया है। आपने एक चर्चा भी किया था जिसमें आपने कहा था कि 50 से कम के काफी संख्या में मंत्रियों को बनाया गया है। सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति नजर आ रही है, उसमें ठीक है आपने सामंजस्य बिठाने का कोशिश किया, लेकिन जब 12 ही सदस्य आपके जीत करके आए हैं भाजपा के और 12 ही यू के जीत करके आए हैं, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए था कि उनको नीतीश कुमार को थोड़ा सा बूस्ट अप करना, क्योंकि 2025 का चुनाव अल्टीमेटली आपको लड़ना तो नीतीश कुमार के ही साथ है। बिल्कुल, और सरकार भी बनानी है बिहार में जी, सरकार भी तो बनानी है ना बिहार में। बिल्कुल। लेकिन आपने किया क्या कि आप पूरी तरह से बैकफुट पे आ गए हैं, जबकि यादव से सामना करने में आप पिछड़ गए हैं। ये तो मान सकते हैं ना आप। नीतीश कुमार ने उसमें महारत हासिल कर ली है। नीतीश कुमार को इस बार के चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी समझा जा रहा था। उस नीतीश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16 में से 12 सीटें जीती। बाकी जो सीटें हारे भी हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार से ज्यादा अफसोस उस क्षेत्र की जनता को है कि हम ये सीट हार कैसे गए। आपको याद होगा कटिहार की बात। कटिहार के लोगों ने लगातार फोन किया है कि हम लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ से जदयू के उम्मीदवार जो थे वो हार गए हैं, दुलाल चंद गोस्वामी। इस बात को लेकर के चर्चाएं तो चल ही रही थी। इसी बीच में आपने एक बड़ा कहीं ना कहीं इसमें देखिए स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नजर आ रही है। चलिए चिराग पासवान जितना मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने किया उसको आपने दिया। चलिए आपने राजभूषण चौधरी को इनाम दिया कि वो आपके यहाँ सबसे अधिक वोट से जीत करके बिहार में आए। चलिए आपने गिरिराज सिंह को भूमिहार होने का फायदा दिया, लेकिन आप ही की तरफ से ये बयान आ रहा था कि हमारे कैबिनेट में अगर एक भूमिहार जदयू से होगा तो दूसरा भूमिहार हमारे एनडीए से नहीं जाएगा। लेकिन आपने ऐसा किया, अपने फायदे के लिए अपने भूमिहार अपने तरफ से दे दिया। दूसरी तरफ आपने जो जदयू की बात चल रही थी, जदयू को लेकर के लगातार जदयू में चर्चा चल रही थी। आपने देखा होगा कि संजय झा और नीतीश कुमार अगल बगल में बैठे हुए थे और उनके चेहरे के भाव क्या बता रहे थे। लग रहा था कि कुछ छूट गया है उनसे या कुछ मिस्टेक हुआ है। 2019 में भी इन्हीं बातों को लेकर के नीतीश कुमार नाराज थे। 3 मांग रहे थे, उनको 1 मिल रहा था। उन्होंने क्विट कर दिया और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने। 2024 में परिस्थितियां चाहे जो हो, ये हो भी सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने कुर्बानी दी हो अपने मंत्रियों की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसकी भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो कैसे इस बात को मान लें। खास करके अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से बूस्टर डोज की तरह नीतीश कुमार जो जीत करके आए 12 सीट, उसको लेकर के बड़ी काफी खुश नजर आ रही थी। आपने बात किया होगा तो देखा होगा कि एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है जनता दल यूनाइटेड में, जिस जनता दल को कह रहा था कि 2024 के चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। अब इन सारी स्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस तरह से साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू की जो हिस्सेदारी तय की गई है वो हिस्सेदारी संतोष के लायक नहीं है। लोग ये सोच रहे थे, और हालांकि देखिए हमारे आपके और अन्य लोगों के सोचने से कुछ होता नहीं है। सोचना तो अल्टीमेटली जो है वो एनडीए को है, और क्या बातचीत हुई है ये इंटरनल बातें हैं, धीरे धीरे करके ये बाहर आएंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने
जिस तरह से एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड को जो प्रतिनिधित्व चाहिए था वो नहीं दे करके अपने लोगों को अपने ही एक संख्या बढ़ा ली है, इसको लेकर के कुछ चल रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने सांकेतिक रूप से ही सतीश चंद्र दुबे को ब्राह्मणों में से दिया है, मात्र सांकेतिक रूप से दिया है। इसके साथ साथ चलिए आपने रामनाथ ठाकुर को देकर के एक अच्छा काम किया है कि आपने अति पिछड़ा समाज से दिया है, दो दलितों को दिया है, तो दोनों को देना आपकी मजबूरी थी क्योंकि इंडिपेंडेंटली दोनों जीत करके आए हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहना जरूरी होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए, क्योंकि राजपूत बनाम कुशवाहा का जो जंग चला उस जंग में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई। ये सारी बातें सोच करके मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था या मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ये मिस्टेक तो हो ही गया है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कम सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है और तेजस्वी यादव को एक बूस्टर डोज जरूर दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद ने जो जाल बिछाया था उस जाल में पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा था कि वो रास्ते से हटा करके सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो पूरी तरह से असफल रहे हैं, क्योंकि अंतिम चरण में जो लड़ाई थी वो सीधी लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम नरेंद्र मोदी थी। नरेंद्र मोदी को बिहार की सड़कों पर उतरना पड़ा था और ये बात साफ साफ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई में एक बढ़त तो जरूर तेजस्वी यादव ने प्राप्त कर लिया है। वहीं नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने सरेंडर किया है, ये भी बात मानना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार पटना लौटते हैं, उसके बाद कौन सा एक्शन लेते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, 24 घंटे में बहुत कुछ आपको देखने और सुनने को मिलेगा। चलिए, नहले दहला में चर्चा हुई कि भाई नीतीश कुमार की संतुष्टि कितनी है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट को लेकर। भारत लाइव पर चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।